लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कुछ नया पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसे हमने दो भागों में बांटा है। एक है परंपरागत यानी ट्रेडिशनल और दूसरा आधुनिक। परंपरागत का अर्थ होता है जो पुराने समय से चली आ रही हैं और जिनके बारे में आप काफी कुछ जान चुके हो क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं उससे आगे की, यानी कि आधुनिक विधि की, और जिसे व्यवहारवादी पद्धति भी कहा जाता है। व्यवहारवादी पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के पहले की वो जो सारी अध्ययन विधियां थी, पद्धतियां थी, उन्हें हम परंपरागत के अंतर्गत रखते हैं। तो व्यवहारवादी क्रांति के बाद की जो भी पद्धतियां अपनाई गई उन्हें हम आधुनिक पद्धतियों के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए इन आधुनिक पद्धतियों को हम व्यवहारवादी पद्धति भी कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत ईस्टर्न ने की थी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अमेरिकी जो व्यक्ति थे तो उन्होंने इससे माना कि जो परंपरागत विधियां हैं उन परंपरागत विधियों में केवल राजनीति का अध्ययन किया जाता है। अब वर्तमान समय जो है इसमें इस विषय में केवल राजनीति का अध्ययन पर्याप्त नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें हैं समाज में, क्योंकि हम आधुनिक क्रांति हो चुकी है, वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी है, तो हम केवल एक ही जगह पर बंधे हुए नहीं रह सकते। इसके लिए हमको इसलिए इन लोगों को जो अब वर्तमान में राजनीतिक विचारक न बोलकर यदि हम इन्हें राजनीतिक वैज्ञानिक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन्हें इन पुरानी बातों में संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि परंपरागत विधियों के द्वारा केवल राजनीति विज्ञान को बांध कर रखा गया था। अध्ययन पद्धतियां भी काफी बंधी बंधी सी थी। तो इसलिए इसमें खुलापन होना चाहिए, हर क्षेत्र को इसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए यह व्यवहारवादी जो क्रांति हुई तो इसके अंतर्गत ये आधुनिक विधियों को रखा गया, और इसके अंतर्गत यह बात रखी गई कि यह जो अध्ययन है यह केवल और केवल औपचारिक न रहे बल्कि व्यवहार में भी हो, यानी कि ये केवल सैद्धांतिक ना हो, व्यवहारवादी हो। अर्थात सिद्धांत का अर्थ होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि उन सिद्धांतों का पालन किया जाए, परंतु जो व्यवहार होता है वह वास्तविकता के निकट होता है। तो इसलिए इसे सैद्धांतिक न बनाकर व्यवहारवादी बनाया जाए। और इसमें इसकी जो अध्ययन की जो संस्था है तो वो एक इकाई न होकर व्यक्ति हो, अर्थात यदि व्यक्ति का भी अध्ययन किया जाए तो, क्योंकि आजकल व्यक्तियों की जो सोच है वो अलग अलग होती है, अतः यही कारण है कि राजनीति विज्ञान को क्लिष्ट विज्ञान यानी कठिनतम विज्ञान माना गया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, अलग सोच होती है और उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो आधुनिक रूप है वह बहुत अधिक विस्तृत है। तो इस प्रकार यह जो व्यवहारवादी लोग हैं इन्होंने इसमें व्यवहार को महत्व दिया है, संस्था को महत्व न देकर व्यक्ति को महत्व दिया है, और कोई एक क्षेत्र सीमित न कर पूर्ण रूप से हर क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार यह क्या हो गया? व्यवहारवादी। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। यह जो डेविड ईस्टर्न ने यह व्यवहारवाद चलाया था तो इसके अंतर्गत इन्होंने ये सारी बातें रखी कि जो व्यक्ति है उसके का अध्ययन किया जाए, और इसमें व्यक्तिवाद अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन किया जाए, न कि संस्था का अध्ययन किया जाए। ये हो गया व्यवहारवाद। अब हम दूसरे भाग में देखते हैं। इसमें वैज्ञानिक पद्धति है, और वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत पहला पॉइंट है सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण पद्धति, जैसा कि हमने परंपरागत में भी पर्यवेक्षण विधि को देखा था, अगर आपको याद हो तो वैसा ही ये सर्वेक्षण है। इसमें जो राजनीतिक अध्ययन करना है जिस विषय का, उससे संबंधित लोगों का, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह संस्था हो,
है ना, या कोई इकाई हो, तो वहाँ के लोगों का अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन किया जाता है, इन्हें उनका सर्वेक्षण किया जाता है, उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है, उसका संग्रहण किया जाता है, संग्रहण करने के बाद उसका सारणीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और अंत में फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यह क्या हो गया? सर्वेक्षण। आया समझ में? सर्वेक्षण करते क्या हुआ कि जिस विषय का हमको अध्ययन करना है उससे संबंधित व्यक्ति, संस्था, इकाई के लोगों का सर्वेक्षण किया जाए, उनसे जानकारी हासिल की जाए, फिर उन सारे सर्वेक्षण का संग्रहण कर, सारणीकरण कर और फिर वर्गीकरण कर इनका निष्कर्ष निकाला जाए। यह होता है सर्वेक्षण। अब दूसरा क्या है? केस पद्धति। केस पद्धति यह एक बहुत गहन पद्धति होती है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाता है और उसके हर पहलुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और फिर इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। यह होती है केस पद्धति। और तीसरा होता है प्रश्नावली। राजनीतिक अध्ययन जिस बिंदु के अंतर्गत किया जाता है, पुनः ऐसे व्यक्ति, संस्था, इकाई और समूह के पास जाकर और उनके लिए उस विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न तैयार किए जाते हैं और इन प्रश्नों को उनसे पूछा जाता है, अर्थात उनके विचार ग्रहण किए जाते हैं इन प्रश्नों के तर्क में और फिर इन प्रश्नों का भी वर्गीकरण कर और जानकारी हासिल कर इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। यह होता है प्रश्नावली। साक्षात्कार। साक्षात्कार के अंतर्गत जिस विषय का अध्ययन किया जा रहा है उससे संबंधित लोगों का साक्षात्कार किया जाता है, यानी वह राजनीति से संबंधित वैज्ञानिक हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं, सामान्य जनता हो सकती है, इनसे संबंधित लोगों का साक्षात्कार किया जाता है और साक्षात्कार करने के बाद फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि आखिर हमको कौन सी विधि अपनाना चाहिए, अर्थात हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे और आगे हमको क्या करना है। जनमत मतदान। इसमें राजनीति अध्ययन जो विषय पर किया जा रहा है उनसे संबंधित लोगों का मत लिया जाता है, या मतलब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्नावली होती है जिनको उन्हें भरना पड़ता है और फिर वह उन सब से प्राप्त करने उनका कलेक्शन किया जाता है। उनका अध्ययन करने के बाद फिर कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यह होता है जनमत मतदान। और अगला है सांख्यिकीय। सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है कि इसमें आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, अर्थात जहाँ हमको अध्ययन करना है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े कलेक्ट करने के बाद, एकत्रित करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार आपको लग रहा होगा कि यह जो विधि है वह परंपरागत विधि से बहुत अलग है। जहाँ हमने परंपरागत विधि में क्या था या वर्तमान में क्या है का अध्ययन किया था और अब इस आधुनिक प्रणाली में क्या था, क्या है को दूर कर दिया गया, बल्कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो ये सारी जो विधियां हैं यह इन्हीं क्या होगा पर निर्भर होती हैं। अगली विधि फिर मैं देखती हूँ समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियाँ। समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का अर्थ क्या हुआ? चूंकि जो राजनीति विज्ञान है वह किस प्रकार का विज्ञान है? एक समाज विज्ञान है, अर्थात इसमें यह माना गया है कि दो प्रकार के विज्ञान हो। एक प्राकृतिक विज्ञान जिसमें वस्तु विज्ञान होता है, जैसे कि अगर जो विज्ञान के क्षेत्र में होंगे तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है अनुभव के आधार पर। और राजनीति विज्ञान जो एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत अन्य विज्ञान भी शामिल है। आप जानते हो कौन कौन से सामाजिक विज्ञान है? निश्चित रूप से आप जानते होंगे, मैं बता देती हूँ। जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज विज्ञान, और इस प्रकार के ये सारे विज्ञान कौन से हो गए? सामाजिक विज्ञान। तो इसमें सामाजिक विज्ञानों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का यदि हम राजनीतिक रूप से अध्ययन करते हैं तो वह व्यक्ति समाज विज्ञान के संबंधित अन्य शाखाओं से भी संबंधित है। तो यदि वह इस पक्ष, यह वाला पक्ष उसका यदि कमजोर है तो निश्चित रूप से अन्य पक्ष भी कमजोर होंगे। तो हमको इस व्यक्ति के यदि कोई सहायता करना है राजनीतिक पहलू में तो हमको अन्य विज्ञानों से संबंधित भी जानकारी उसकी लेना पड़ेगा, तभी हम किसी तथ्य को प्राप्त कर पाएंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो यह जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है इसमें भी मतलब राजनीतिक रूप से एक सामाजिक व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है और फिर अध्ययन किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसके अन्य पहलुओं को भी जान पाते हैं और इस प्रकार जो निष्कर्ष होता है वह निष्कर्ष विस्तृत रूप से हमको प्राप्त होता है और हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं। अगला है संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण। इसे आमंड मर्टन ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें रचना से संबंधित जानकारी होती है कि यह इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, अर्थात इसमें कौन कौन से पहलू जुड़े हुए हैं और इनकी जानकारी प्राप्त कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यह होता है संरचनावादी दृष्टिकोण। विनिश्चय निर्माण दृष्टिकोण यह मुख्य रूप से उच्च क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो इस प्रकार इसका उपयोग उच्च स्तर पर किया जाता है विनिश्चय निर्माण का, जहां जैसे लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो इस प्रकार यह इतनी सारी विधियों के द्वारा हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का काम करते हैं। तो इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि राजनीति विज्ञान भी प्राकृतिक विज्ञान के समान एक ठोस विज्ञान बनता चला जा रहा है। वर्तमान में अब हम केवल किसी व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों और कर्तव्य की जानकारी ही नहीं रखना चाहते, या कोई व्यक्ति अपने केवल मौलिक अधिकार और कर्तव्य ही नहीं जानना चाहता, बल्कि वह शासन प्रक्रिया में भी दक्ष होना चाहता है। तो यह जो अध्ययन प्रक्रिया है, यह अध्ययन प्रक्रिया नागरिकों को भी राजनीतिक रूप से शिक्षित करती है ताकि वह शासन प्रक्रिया को समझ सके, शासन प्रक्रियाओं में भाग ले सके और राज्य को सुचारू रूप से चलाने पर अपना मत व्यक्त कर सके। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर न्यूज़पेपर में यह आता है कि कोई एक समस्या जैसे मान लीजिए देश में हो जाती है तो उससे संबंधित जनमत का क्या कहना है, क्या जनमत इसके बारे में मतलब जनता इसके बारे में क्या कोई सुझाव देती है। और कई बार ऐसा होता है कि जनता के सुझावों को बहुत अच्छे रूप से स्वीकार किया जाता है और उनको लागू किया जाता है और इस प्रकार कई बार जनता इन समस्याओं का समाधान करने में अग्रणी रहती है और सरकार की सहायता करती है। तो इस प्रकार यह जो राजनीतिक अध्ययन है, यह जो अध्ययन विधियां हैं, इनका आधुनिकीकरण होना बहुत अच्छी बात है और जनता को इससे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार जनता भी राजनीतिक कार्यों में रुचि भी लेने लगी है और समाधान भी निकालने लगी है। तो अब बात आगे हम करते हैं कि इसमें कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। मेरा मतलब है कि हमने जो परंपरागत पद्धतियां पढ़ी थी वह पद्धति श्रेष्ठ है या आधुनिक पद्धति, आपको क्या लगता है? तो निश्चित रूप से बात यह होती है कि ये दोनों ही पद्धतियां में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी एक समस्या के निराकरण के लिए केवल एक ही पद्धति लागू हो ऐसा नहीं है। इसके लिए यदि कोई एक ऐसी समस्या होती है जिसके निराकरण के लिए न केवल आधुनिक पद्धति का कोई अंश लिया जाता है, साथ ही परंपरागत पद्धति में जैसे मनोवैज्ञानिक या तार्किक को भी अपनाया जाता है। और आजकल तो ऐसा कहा जा रहा है कि आधुनिक पद्धतियों के साथ वो परंपरागत पद्धतियां भी बहुत मायने रखती हैं, अर्थात जनता का मनोवैज्ञानिक रूप से निरीक्षण किया जाता है और फिर किसी पहलू को खोजा जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह सारी विधियां जहां जिस चीज की आवश्यकता हो, जिस पद्धति की आवश्यकता हो, उसे लागू करना आवश्यक होगा। अर्थात परंपरागत पद्धतियों ने अपने अर्थ को खोया नहीं है, बल्कि वह बरकरार है। आधुनिक पद्धतियां उसमें जुड़ अवश्य गई हैं,
परंतु उनका भी महत्व कम नहीं हुआ है। तो जहाँ जैसी समस्या हो उसके अनुकूल पद्धति को अपनाना होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आया होगा। और अंत में महत्व, तो ये राजनीतिक जो अध्ययन पद्धतियां हैं इनका क्या महत्व है, तो अब आप ही खुद जवाब दे सकते हैं कि यह जो इनका जो अध्ययन पद्धतियां हैं, इन अध्ययन पद्धतियों में चूंकि अब केवल और केवल राजनीतिक चिंतक नहीं होते बल्कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें अपने कम से कम 5000 उच्च श्रेणी के राजनीतिक वैज्ञानिकों को लगाया है, क्योंकि आज कल किसी एक देश की राजनीतिक समस्या नहीं होती, एक देश की राजनीतिक समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर आती है। तो इस प्रकार एक क्षेत्र की समस्या का निराकरण करने के लिए पूर्ण विश्व को लगना पड़ता है। तो यही कारण है कि अब मेरा राजनीतिक विचारक न होकर राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से इन समस्या का समाधान करते हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सहायता परंपरागत तरीकों की भी ली जाती है। अब और आपने अभी तक जो सुना उसमें आप यह भी जान चुके हो कि इन सब में जनता का बहुत योगदान है। अर्थात कोई भी विधि जो आज हमने देखी उसमें कोई सा भी ऐसी विधि नहीं है जिसमें जनता का अधिकार नहीं है या जनता का पक्ष नहीं लिया गया है या उसका व्यू नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार जनता यहाँ प्रमुख है। और अब बात यह हो गई कि यह इतना कठिनतम क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। तो राजनीति विज्ञान को इन प्रत्येक के नजरिए का न केवल सम्मान करना पड़ता है बल्कि उसके अनुसार सोचना भी पड़ता है और उसको कार्य रूप में परिणित भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह विधि समझ आई होगी। आगे फिर हम किसी चीज का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।